हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के अधिकार के बारे में, यानी कि जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सबसे पहले तो इसके फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि हमारा संविधान क्यों और कैसे बनता है और उसकी पूरी प्रोसेस हमने देखी। देन अब इसमें था कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि संविधान बन के तैयार हो जाता है और एक दस्तावेज के रूप में या एक सजावटी के रूप में उसे रख के बस देखने के लिए बनाया गया है। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारा जो संविधान है वो एक जीता जागता संविधान है, यानी कि जीवंत संविधान है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसके एक एक पन्नों में जो बातें लिखी गई हैं वो अपनी लाइफ में पूरा यदि हम चाहें तो उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ हमारे पास प्रतिबंध भी हैं कि हम कितना कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि यदि हमें स्वतंत्रता प्राप्त है तो उतनी ही स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला हुआ है जितना कि हमारे द्वारा किसी अदर व्यक्तियों के स्वतंत्रताओं का हनन ना किया जाए। ठीक है, चाहे वो फिर समानता का अधिकार हो, शोषण के विरुद्ध हो, यानी कि कोई भी अधिकार जितने भी हमें मिले हुए हैं तो उनमें सीधे से हमें समझ में आया कि यदि हमें अधिकार मिले हुए हैं तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है और वो भी हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे आता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, तो इसके बारे में यदि बात करें तो होता क्या है कि स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी कि यदि हम एक बात करते हैं कि हमारे 6 जो राइट है, पहले तो 7 थे मूल संविधान में, बट आपका जो 9वीं अनुसूची ऐड की गई थी 1951 में, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, तो वहाँ पे फिर आपके वहाँ से 6 अधिकार ही रह जाते हैं हमारे पास। ठीक है, जिनमें से एक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसमें क्या कहता है कि यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। एंड इसका अर्थ की यदि हम बात करें कि यह है कि किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास यानी कि सीधे तौर से है ना कि हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, कि जीवन जीने का भी हमारे पास अधिकार है एंड हम अपनी लाइफ के बारे में क्या डिसीजन ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हैं उसका भी राइट हमारे पास है। और इसमें इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, यदि हम एक राजनीतिक दृष्टि से देखें या सामाजिक दृष्टि से, तो यहाँ पे ये है कि जब आपको कोई भी गिरफ्तार करता है, ठीक है, आपके द्वारा कुछ भी कृत्य किए जाते हैं और पुलिस विभाग आती है आपको गिरफ्तार करके ले जाती है, तो वहाँ से उसे पहले कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, गिरफ्तारी से पहले उसे वारंट जारी करना पड़ेगा। आपको पूरा हक है कि आप ये जाने कि किस वजह से आपको वो गिरफ्तार कर रहे हैं। तो जब तक वो वजह नहीं बताएंगे तब तक आप बिल्कुल भी, यदि कोई गिरफ्तार कर भी रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक इसके न्याय के लिए जा सकते हैं कि बिना वजह के हमें गिरफ्तार किया जा रहा, भले ही आपकी कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, लेकिन उन्हें ये बताना पड़ेगा कि वो हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। हमारी जो गलती है वो बताएंगे, उस आधार पे उनके पास जो प्रूफ है एंड हमें गिरफ्तार करेंगे, तो हमारे पास फिर कोई राइट नहीं रह जाता कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। लेकिन जब तक वो नहीं बताएंगे, बिना बताए ही हमें कर लेते हैं, तो हम बिल्कुल जा सकते हैं। एंड उसके बाद यदि गिरफ्तार कर भी लेते हैं तो कोई हमें ये बाध्य नहीं कर सकता कि हम अपने खिलाफ गवाही दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें अपने पसंदीदा वकील रखने का भी वहाँ पे अधिकार होता है कि हम जिसे चाहेंगे उसे वकील अपना बना सकते हैं। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं लगा सकती है, ना तो कोई ये है कि आपको जो गवर्नमेंट चाहेगी या जो कोई अदर पार्टी वाले चाहेंगे कि इसे आप वकील बनाएं, आप उसे ही बनाएंगे। आपकी जो मर्जी, आप उसे वकील बनाइए। और इसके अलावा पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। मजिस्ट्रेट ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं है। यानी 3 बातें आप लोग ध्यान रखिएगा एंड आई होप कि ये बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये 3 बातें जो हैं इनके आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट होते हैं कि किस आर्टिकल में बात की गई है। तो मैंने आपको एक चैनल बताया था दिव्य एजुकेशन, प्लीज़ आप वहाँ से जाके ये सारे आर्टिकल कवर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये जो 3 बातें आपकी कही जा रही हैं, यानी कि सबसे पहले तो बिना वारंट के आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता।
दूसरी बात यहाँ पे आती है कि आपको अपने पसंदीदा वकील रखने की इजाज़त होती है। और तीसरी बात आती है कि यदि आपको कोई गिरफ्तार कर रहा है तो वहाँ पे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं कि सीधे न्यायाधीश के पास ही आप जाओ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भी आपके निकटतम में होते हैं न्यायालय, तो वहाँ पे जाके उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। जो भी आरोपी होते हैं तो उन्हें ले जाना होता है। ये 3 बातें जिसे भी ना पता हो प्लीज़ नोट कर लीजिए। एंड आपके लिए होमवर्क है कि ये तीनों ही बातें किस आर्टिकल के तहत की जाती है, किस आर्टिकल के आधार पे, क्योंकि इसके लिए एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, तो और मैं बता भी चुकी हूँ, तो आप लोग इसे बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है कि इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध ही गारंटी नहीं मिलती, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। यानी कि किसी व्यक्ति के आप लाइफ को अपने मनमाने हिसाब से, या कोई भी जैसे प्रशासनिक अधिकारी हुए, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे अदर सेक्टर हो, वहाँ पे ये नहीं कि उन्हें पद मिल गया, पोस्ट मिल गया, उसका वो दुरुपयोग करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। वो हमारी लाइफ के साथ छेड़छाड़ उन्हें करने का कोई भी अधिकार नहीं है। जो भी नियम कानून बने हुए हैं उसके दायरे में रहकर वो काम कर सकते हैं। यदि वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर उनके लिए भी नियम कानून बने हैं। यदि सज़ा हमें हो सकती है तो हम चाह लें तो सज़ा उन्हें भी हो सकती है। और हाँ, यदि हम सही हों तब, यदि हमें फंसाया जा रहा हो तब की बात यहाँ पे हो रही है। यदि हम दोषी हैं तो ऑब्वियस है कि उसके सज़ा के तो भागीदार होंगे ही। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो दायरा है, अभी बताया जा रहा है, कितने बस से नहीं सिमट जाता कि 3 बातों में ही ये पूरा सिमट के रह। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है कि जो भी हमारे अधिकार हैं इसमें बताया गया कि सिर्फ इतनी ही लिमिटेशंस नहीं है, राइट। तो ये 3 बातें तो हमें बिल्कुल याद रखनी ही है, चाहे हम एग्ज़ाम दें चाहे ना दें। ये अपने लाइफ से भी इम्पोर्टेंट है कि कभी भी हमसे कोई यदि गलती हो रही है या नहीं हो रही है तो थोड़ा बहुत हमें इतना पता होना चाहिए कि हमें कोई क्यों गिरफ्तार कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, किस आर्टिकल के तहत कर रहा है। क्योंकि होता क्या है ना कि अपने देश में अभी आप और हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो चीज़ें हमें पता है कि क्या कैसे होता है। अभी तक हमें भी नहीं पता था ना, आपको पता था कि क्या आर्टिकल है, इसमें क्या बातें कही गई हैं, क्या नहीं कही गई हैं। बट अब जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे अभी ऐसा ऐसा भी होता है। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा जागरूक रहना, अवेयर रहना। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बहुत कुछ हो जाता है, उनके तो पता ही नहीं होता कि किस अधिकार के यहाँ पे लड़ सकते हैं या किस न्याय के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम तो मान लेते हैं कि बस वो तो नवाब जाते, उन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया, सो कर लिया, अब हमारे पास तो कुछ चारा बचा ही नहीं है। तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी होता है। और उसके बाद क्या हुआ है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों द्वारा इस अधिकार का दायरा क्या किया गया है यहाँ पे कि बढ़ाया गया है, ठीक है। और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। और न्यायालय ने माना है कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार हो, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कई सारे, ऐसा नहीं है कि सम टाइम पे क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट और जो जुडिशियल है वो भी हमेशा अपना जजमेंट देती रहती है। तो इसमें एक जजमेंट आता है इसका कि बताया जाता है कि शोषण से मुक्ति और मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। यानी कि सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको जीवन जीने का अधिकार है। इस वर्ड को थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट नहीं कि हमें जीवन जीने का अधिकार है, जीवन तो कोई भी जी सकता है, गरिमा पूर्ण जीवन जीने का। तो ये बातें जो ऐड की गई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बताया गया कि हमें एक तो शोषण से मुक्त, देन सेकंड बात कि मानवीय गरिमा से पूर्ण, ठीक है, कि हमारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहनी चाहिए। और कि कोई भी यदि हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है तो हम उसके खिलाफ न्यायालय तक जा सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया था कि यहाँ पे जीने का मतलब सिर्फ जीना नहीं है कि हम किसी तरीके से जी रहे हैं, चाहे कोई हमें मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई हमें लताड़ रहा है, फिर भी हम जिंदा तो हैं, ये नहीं है जिंदा होने का मतलब, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार हो, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। अब सेकंड उन्होंने क्या बात की कि पहला तो हमने देखा कि मानवीय गरिमा ऐड किया, एंड दूसरी बात वो मानते हैं कि जो आश्रय है यानी कि उन्हें रहने के लिए जगह, और आजीविका का यानी कि
काम करने के लिए या भोजन करने के लिए, उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए कहीं पे भी काम देना, वो सारी चीज़ें पाने के वो हकदारी हैं, क्योंकि उसके बिना वो ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। हम यदि अपने हाथ-पैर हिलाना बंद कर देंगे, तो हमारा जीवन नष्ट होने लगेगा, क्योंकि ये हमारा जो शरीर है, तो ठीक है कि ऐसा तो है नहीं कि एक बार हमारा मशीनीकरण हो गया, पूरा बन गया, कि जैसे रोबोट वगैरह देखते हैं हम कि बन गया, बस उसमें अब आप कोई भी न्यूट्रिशन नहीं डालेंगे, कोई भी प्रोटीन नहीं देंगे, कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं देंगे, वो फिर भी सालों साल तक जीवित रहेगा। लेकिन ये जो बॉडी है ना, यहाँ पे यदि आप एक दिन भी इसको खाना नहीं देंगे, तो ये कहीं न कहीं इसके अंदर इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, तो यदि हमें हफ्तों नहीं मिलता, महीनों नहीं मिलता, तो ज़िंदा बचने के तो कोई चांस ही नहीं होते हैं। और इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया कि फिर हमारे जीवन जीने के अधिकार की तो कोई बात रह ही नहीं जाती है कि हम जिएँगे भी, क्योंकि हमारे लिए आजीविका का कोई साधन ही नहीं है, तो हम जिएँगे कहाँ से? तो एक तो गरिमा तो ठीक है कि सम्मानपूर्वक जीना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि सबसे पहले 2 वक़्त की हमें रोटी मिलनी चाहिए, 2 वक़्त का खाना मिलना चाहिए, तब तो हम जी पाएँगे और उसके बाद हम ये सोच पाएँगे कि अब हमें गरिमापूर्ण जीवन जीना है। पहले तो हमें खाना चाहिए, आजीविका चाहिए, रहने के लिए आश्रय चाहिए, तो ये सारी बातें कही गई हैं। उसके बाद क्या आता है, निवारक नज़रबंदी। अब इसमें क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा कि नज़रबंदी कर दी जाती है। वो कैसे कर दी जाती है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या होता है कि सामान्यतः किसी व्यक्ति को अपराध करने पर गिरफ्तार किया जाता है। कोई भी पर्सन है, इसको एक कहानी के रूप में समझने की कोशिश करिएगा कि कोई एक पर्सन है, उसे क्या किया जाता है कि अपराध करने पर गिरफ्तार किया जाता है, पर इसके अपवाद भी है। कभी-कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जाता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा 3 शर्तें। वो कौन-कौन सी शर्तें थी? फिर से आप रिवाइज़ करिए। पहली थी हमारी कि बिना वारंट के हमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, और कर सकता है तो वो जानने का अधिकार है। दूसरी शर्त हमारी आती है कि हमें अपने मन-पसंदीदा वकील रखने का अधिकार है। तीसरी आती है हमारी कि 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना होगा। ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो निवारक नज़रबंदी है, थोड़ा इस पे समझिएगा। जम्मू-कश्मीर के मुद्दे में नज़रबंद किया गया था। वहाँ के जितने भी लीडर थे उन सबको नज़रबंद करके रख लिया गया था। नज़रबंद का मतलब जादू टोना कोई नहीं कर दिया गया था कि उनकी आँखें बंद कर दी गई थी। जी नहीं, इसका मतलब आप यहाँ पे आज समझेंगे कि नज़रबंद का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हमारी पॉलिटी में, राजनीति में नज़रबंद क्या होती है। तो इसमें क्या बताया गया है कि हम नॉर्मली तो यही मानते हैं ना कि जब कोई अपराधी अपराध करता है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है। बट यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन उल्टा है कि कोई अपराध करने की आशंका है। ऐसा लग रहा है ना, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके द्वारा हो सकता है कि जो मैं कर रही हूँ उसमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा अपने देश के लिए आप खतरा बन सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक आशंका पर भी हम गिरफ्तार कर सकते हैं, और कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय तक, यानी कि ना तो उसे न्यायालय के पास, जज के पास ले जाएँगे, ना तो उसे हम वारंट देंगे, और ना ही उसे हम उसके मनपसंद वकील देने की यहाँ पे बात करेंगे। उसे वो सारे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? और उसके बाद क्या होगा कि इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं, और इसका अर्थ ये हुआ कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो फिर देश का प्रधानमंत्री हो ही क्यों ना हो, या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, तो यहाँ पे क्या है कि यदि ऐसा लग रहा है कि देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो वह उसे बंदी बना सकती है। लेकिन निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक तो निवारक नज़रबंदी क्या है, इसे लिखिए। देन उसके बाद यहाँ पे आप ये लिखेंगे कि यहाँ पे इस आधार पे, निवारक नज़रबंदी के आधार पे, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी व्यक्ति को 3 महीने तक हम उसे रख सकते हैं। यानी कि उसे जेल में जाके रख सकते हैं, लेकिन कितने, ये प्री में काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इनका, इसलिए आप लोग इसे प्लीज़ अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए कि सबसे पहले निवारक नज़रबंदी को आप शॉर्ट में लिखिए। यहाँ पे ये लिखना है आपको कि मतलब किसी भी व्यक्ति को शंका के आधार पर, मतलब कि जिस भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यहाँ पे इनके द्वारा हमारे देश को या राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो सकता है,
ठीक है। तो चाहे इतना लिख लीजिए कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे बंदी बना सकती है, जिसे हम निवारक नजरबंदी के तहत उसे बंदी बनाया जा सकता है। बस 2-4 बातें ही लिखनी, ज़्यादा नहीं लिखनी। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि यहाँ पे यदि हम बंदी बनाएंगे भी तो अधिकतम 3 महीने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। कानून के पास भी उससे ज़्यादा अधिकार नहीं है। अब क्या होता है आगे कि 3 महीने के बाद और यदि फिर भी लग रहा है कि अभी मामला सलटा नहीं है, क्या करना है, तो फिर क्या होगा कि 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। तो ये भी पॉइंट आप नोट करिए। अब आता है हमारा आगे कि प्रत्यक्ष रूप से निवारक नजरबंदी सरकार के हाथों में क्या होता है कि सरकार के हाथों में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विद्रोही तत्वों से निपटने का अधिकार एक हथियार है, लेकिन सरकार ने प्रायः इसका दुरुपयोग किया है। अनेक लोग ये मानते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिसमें सामान्य नागरिकों के लिए, मतलब सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। वास्तव में क्या होता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों तथा निवारक नजरबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। यानी कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि देखिए सीधे तौर से हम लोग समझ चुके हैं कि दोनों में ही विरोधाभास हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसमें इतने सारे अधिकार दिए गए हैं और इसमें सीधे से निवारक नजरबंदी में आपको बता दिया गया कि यहाँ पे बिना वारंट, बिना कोई वकील के आपको गिरफ्तार हम कर लेंगे। इसमें आप भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हैं और ये आपके अधिकारों का हनन भी नहीं माना जाएगा। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते, कहीं न्यायालय में भी नहीं जा सकते कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके द्वारा कुछ खतरा होने वाला है तो फिर आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचता है। लेकिन हाँ, 3 महीने तक ही रखा जा सकता है, उसके बाद उसकी समीक्षाएं वगैरह होंगी। तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में 2-4 पॉइंट लिख लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, ठीक है। और उसके बाद अब हम आते हैं जम्मू कश्मीर में जो हुआ था। तो जो वहाँ की महबूबा मुफ्ती थी और भी जितने लीडर थे जिनके द्वारा ऐसा लग रहा था कि इनके द्वारा कहीं ना कहीं, जब हम आर्टिकल 370 ख़त्म कर रहे थे तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन उठाए जाएंगे। तो एक तो वहाँ पे क्या किया गया कि आपका इंटरनेट कनेक्शन काट दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी लीडर थे और जिस पे शंका थी, ठीक है, उन्हें क्या किया गया कि रातों रात नज़रबंद कर दिया गया। आपने बहुत सुना होगा नज़रबंद, न्यूज में यदि आप लोग पढ़ते होंगे तो नज़रबंद वर्ड आता होगा। तो यहाँ पे शायद आप में से कई सारे लोगों को इसका मतलब ना पता रहा हो कि नज़रबंद क्या होता है। हम कहते हैं ना, जादू टोना वाले आते हैं और हमारा नज़रबंद का, हमारी जो भी पूरा है कि आँखों को जो, मतलब हम जो वो दिखाना चाहते हैं हम वो देखते हैं, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन ये जादू टोना वाला फंडा नहीं है, सीधे है नज़रबंद का मतलब कि उन्हें कोई अधिकार ना देते हुए हम उन्हें सीधे गिरफ्तार कर लेंगे बिना बताए उन्हें। वो घर में कुछ भी काम कर रहे हैं हम उठा के ले जाएंगे उन्हें, और वो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है, ठीक है। अब उसके बाद आता है यहाँ पे अन्य स्वतंत्रताएं। अब कुछ और स्वतंत्रताएं हैं, वो क्या है कि यदि हम बात करें कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ और अधिकार भी हैं, पर इनमें से कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं है और इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। और यहाँ पे क्या होता है, यदि एग्जाम्पल के लिए आप देखो कि जो भी भाषण है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है कि वह स्वतंत्रता यानी शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के हो। सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों को सभा पर, यानी लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है और प्रशासन इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। उसके बाद क्या होता है कि वह सरकार के किसी कार्य या नीति के विरुद्ध जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है। लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो। अभी मैंने बताया ना कि आप यूपीएससी का एग्जाम दें या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो भी, नहीं दे रहे तो भी, आपको एक सजग होना चाहिए, ठीक है। सजग नागरिक के रूप में रहना चाहिए हमें कि कुछ भी, कोई भी आके हमारे साथ कुछ भी करके चला जाएगा, हम मूक बधिर बने खड़े रहेंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
और बिल्कुल होता है ऐसा, प्रशासन भी हमारा बहुत उसका दुरुपयोग करता है, क्योंकि पब्लिक को नहीं पता, हर एक बंदा तैयारी नहीं कर रहा है। यहाँ पे ग्रेजुएट होने के बाद भी पता चलता है कि वो जिस सब्जेक्ट से थे उसकी मीनिंग भी नहीं आ रही उन्हें हिसाब से। तो अब यहाँ पे जब उन्हें इतना नहीं आ रहा, तो फिर आप कैसे आशा कर सकते हो कि इन्हें तो आर्टिकल पता होंगे कि हमारे आर्टिकल्स क्या-क्या, हमारे अधिकार क्या-क्या हैं, ये पता नहीं होते। आप बिल्कुल, मेरी बात पे आपको यकीन नहीं हो रहा है तो बिल्कुल हमें हमेशा प्रैक्टिकल ही रहना चाहिए। कभी जाइए अपने गाँव के आस-पास, जहाँ भी आप रह रहे हैं, चाहे गाँव में रह रहे हो, चाहे सिटी पे रह रहे हो, कहीं पे भी आप रह रहे हो, तो सबसे पहले तो हो सकता है कि आपके जो पड़ोसी में पुरुष हों, उनको कुछ बातें पता, कुछ बातें, मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ कि उन्हें ये सारी बातें पता होंगी। कुछ बातें हो सकता है कि पता हो, कुछ को तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा। लेकिन जो महिलाएँ होंगी, जो औरतें होंगी, ज़रा आप उनसे पूछिएगा कि क्या ये अधिकार होते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, कुछ भी नहीं पता होगा। जो बहुत एजुकेटेड होंगे तो शायद कुछ थोड़ा बहुत बता दें, कुछ अपवाद मिल जाएँगे आपको, बाकी किसी को नहीं पता होता है यहाँ पे। और सबसे बड़े हमारे देश में कमी यही है कि लोग अवेयर नहीं है, किसी भी चीज़ को लेके अवेयर नहीं है। हमने अफवाह फैला दी, व्हाट्सएप में कर दिया, ये होता है, तो लोगों ने मान लिया कि ये होता है। हमने कह दिया ऐसा नहीं होता तो नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ ही लोगों की वजह से समाज पूरा अस्त-व्यस्त पड़ा हुआ है, क्योंकि हर एक के पास उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। एंड यहाँ पे मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी मुझे सुन रहे हैं और आपको भी ये चीज़ें आज ही शायद पता चल रही हों। मैं कुछ को छोड़ के, अपवाद हर जगह पे होते हैं, तो कुछ को यदि छोड़ दें, तो बहुत से लोगों को ये बातें आज ही पता चल रही होंगी, कुछ ऐसा भी हमारी लाइफ में होता है, हमें इतने सारे अधिकार भी मिले हुए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करें ताकि इसका दुरुपयोग की भावना कम हो, कि जैसे ही हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो भी होते हैं, चाहे वो टॉप से बॉटम की बात करें या बॉटम से टॉप की बात करें, तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है तो वहाँ पे उसका कहीं न कहीं, जब हमें पता नहीं है, तो वो दुरुपयोग करेंगे और हम कहते हैं कि चलो कहीं न कहीं हमारे ये पाप ही थे या हमारी ये सज़ा ही थी जो मिलनी थी। हम मंज़ूर कर लेते, मान लेना गलती के। और उसके बाद अब क्या हुआ कि संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष जताया था। तो संविधान सभा ने क्या किया, संविधान सभा के कुछ जो मेंबर थे, उन्होंने क्या किया कि कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष भी जताया था, कि उनका कहना था कि आप अधिकार पर प्रतिबंध मत लगाइए और ज़रा सोचिए कि सिचुएशन कैसी होती यदि हम अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाते तो। अब यहाँ पे स्वतंत्रता का ही अधिकार है, हमने स्पीच का अधिकार तो दे दिया कि आप कहीं भी जाके अपना भाषण दे सकते हैं, अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अब पता चले कि आपके मन में इतनी घटिया बातें आ रही हैं कि पूरा देश ही नष्ट हो जाएगा उन बातों से, और आप फिर कहो और कोई आप पे रोक लगाए और आप कहो कि नहीं-नहीं हमारे अधिकारों का हनन यहाँ पे किया जा रहा है, तो ऐसा मान के चलिए कि चलिए ठीक है, आप अच्छी बातें बोलेंगे। मान लीजिए मैं ही हूँ और कहीं पे जा रही हूँ, मुझे कोई प्रतिबंध नहीं है, मुझे ये पता है कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है और हम गए, कहीं पे बहुत बड़ी सभा लगी हुई है, हमें बोलने का मौका मिलता है और हम शुरू हो जाते हैं अपने देश के खिलाफ बोलने का। जनता को मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि जनता का तो खून खौलने लगेगा कि जितना भी यहाँ पे है सब कुछ नष्ट कर दो। और उससे क्या होगा कि पूरे देश में कहीं न कहीं मेरे द्वारा द्वंद्व फैलाया जा रहा है, मेरे द्वारा तबाही मचाई जा रही है, क्योंकि मेरे वर्ड ही ऐसे हैं कि वो बहुत कुछ कह रहे हैं। और उस टाइम पे यदि मुझे कोई गिरफ्तार ना करे, मुझे कोई रोके ना, तो सिचुएशन बहुत बुरी हो सकती है। तो प्रतिबंध लगाना ज़रूरी है और यहाँ पे यदि नहीं लगे, तो कहीं न कहीं आप देख सकते हो कि कैसी स्थितियाँ बन सकती हैं। अब आता है यहाँ पे कि आरोपी या अभियुक्त के अधिकार। अब आरोपी के अधिकार क्या है, अभियुक्त के अधिकार क्या है? तो इसमें क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है कि इसका भी प्रावधान करता है कि जिन लोगों पर विभिन्न अपराधों के आरोप हैं, उन्हें भी पर्याप्त सुरक्षा मिले। यानी कि अब देखते हैं वो कौन-कौन से अपराध हैं, कि अपराध भले ही हो लेकिन उन्हें भी हमें एक सामान्य सुरक्षा देनी चाहिए, चाहे हम जेल में भी रख रहे हैं तो उसे भूखा नहीं मार सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि हम प्राय ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगाया मतलब लगता है वह दोषी है, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता है। यह भी जरूरी है कि जो किसी अपराध के
आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिले और न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। ये 3 अधिकार कौन कौन से हैं आपके? पहला आपका अधिकार आता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी। तो कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने चोरी की है, उसे चोरी करने में एक ही बार अधिकार दिया जाएगा। उससे यानी कि एक ही बार उसे क्या किया जाएगा कि उस अपराध के तहत सज़ा दी जाएगी, बार-बार उस अपराध के तहत उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। तो पहला क्या आपका हुआ? ये जो आर्टिकल है मैं बता चुकी, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ। प्लीज़ थोड़ा-सा आप लोग भी मेहनत करिए। तो इसमें से आर्टिकल आपको बताने हैं। एक ही आर्टिकल है तो जिसके बारे में अभी तक हम पूरी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। देन सेकंड आएगा कि कोई भी कानून किसी भी ऐसे कार्य को जो उक्त कानून से लागू होने से पहले किया गया हो, अपराध घोषित नहीं कर सकता है। ठीक है? तो ये दोनों का मतलब ही आप समझिएगा कि जैसे हमने देखा कि एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने चोरी किया। चोरी के नियम कानून कुछ अभी और है कि चोरी के लिए कितनी सज़ा दी जा सकती है। एंड क्या होता है कि कुछ टाइम बाद ऐसा जजमेंट आता है कि चोरी के लिए कुछ और कड़े रिस्ट्रिक्शंस कर दिए जाते हैं, उसके कड़े गाइडलाइंस बना दिए जाते हैं। तो हम जिस उसके तहत पकड़े गए थे, जब पकड़े गए थे, हमें उसी में मिलेगा। अब ये नहीं कि इसमें बढ़ाया जा रहा, घटाया जा रहा, कुछ भी हो रहा है तो हमें उस आधार पे सज़ा मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। जिस टाइम पकड़े गए थे, जो हमारा अपराध था, बस एक ही बार हमें सज़ा मिल सकती है। दोबारा जब उसमें परिवर्तन हो, हमें उसमें सज़ा मिले, ऐसा प्रावधान नहीं है। और यदि ऐसा किसी के साथ हो रहा है, तो ये समझ के चलिए कि उसके साथ ये सरासर अन्याय हो रहा है। दूसरी बात कहता है कि कोई भी कानून किसी भी ऐसे कार्य को जो उक्त कानून से लागू होने से पहले किया गया हो, अपराध घोषित नहीं कर सकता है। कि मान लीजिए यहाँ पे हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है? जब तक हमने वो काम किया तब तक वो अपराध नहीं माना जा रहा था। अब उसके लिए वो बन रहा है कि यहाँ पे एक कानून बनाया जा रहा है कि मान लीजिए कि किसी को कोई गाली दे रहा है, ठीक है? अब जब गाली दे रहा है तब तक तो कोई कानून नहीं बना हुआ था कि कोई गाली देगा तो उसे हम सज़ा देंगे या कुछ करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो बन जाता है। अब हम क्या करें, लेके पहुँच जाएँ कि उस साल मतलब कि इसके अगले के अगले साल उसने हमें गाली दी थी और इस कानून के तहत आप उसे गिरफ्तार करो। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। अब आता है यहाँ पे कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता है और किसी भी व्यक्ति को आप बाध्य नहीं कर सकते हो कि वे अपने ही विरुद्ध गवाही दे। ये बात रखिएगा। अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में आपने तो बहुत छोटी सी बात जानी थी, विस्तार तो आज आपको पता चला कि क्या क्या होता है। अब आता है शोषण का विरुद्ध अधिकार। अब इसमें हम देखते हैं, इसका भी आर्टिकल आपको बताना है कि कितने से कितने आर्टिकल तक शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। अब यहाँ पे क्या आता है कि अपने देश के करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित और वंचित है। और उसके बाद यहाँ पे यदि हम ये भी देखें कि उनका शोषण हो सकता है, ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। और इसी प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता था। और इन दोनों प्रकार के शोषणों पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में क्या होता था कि जमींदार हो गए, सूदखोर हो गए और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। तो जमींदार वर्ग जो था, सूदखोर वर्ग जो था, तो ये जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से इनकी मीनिंग आपको समझ में आएगी कि जमींदार वर्ग क्या थे, क्या होते थे, सूदखोर वर्ग क्या होते थे, कितना ज़्यादा इनका प्रचलन था। धीरे धीरे इसमें सारे बदलाव आए हैं। और यहाँ पे क्या हुआ कि वो लोगों को पहले तो ठीक है अपनी मर्जी से तो खेती करवाते थे, ऊपर से उन्हें इतना ज़्यादा टैक्स लगा देते थे कि वो पे ही नहीं कर पाते थे। और जब पे नहीं कर पाते थे खेती करने के लिए उन्हीं से पैसा लें, और उन्हीं से पैसा लेने के बाद वो ज़मीन भी वो ले लेते थे। और उन्हें अपने घर का या अपने ज़मीन का वो मतलब बंधुआ मजदूरी करने के लिए कि बिना वेतन के आप मजदूरी करोगे तब भी उनका पैसा वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो जो कर्ज एक बार ले लेते थे वो कर्ज से मरते दम तक नहीं छुटकारा पा सकते थे, क्योंकि उनकी ब्याज ही नहीं चुका पाते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि खास तौर से भट्ठे के में काम करने वाले बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और यह कानून द्वारा दंडनीय अपराध है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यदि हम बात करें
क्या होता है कि संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नौकरी नहीं दी जा सकती। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को और अर्थपूर्ण बनाया गया है। अब आता है उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से 24 की बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। तो यहाँ पे बताया गया है कि मतलब किसी भी बच्चे से आप जबरदस्ती ये जबरदस्ती क्या, वो चाहे भी फिर भी नहीं करवा सकते हो आप कारखानों में, मतलब कोई खतरनाक प्लेस में से काम नहीं करवा सकते हो आप। हालांकि जब आप जो हमारी रिपोर्ट्स आती हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक दे, चाहे अदर संस्थाएं दे, यूनिसेफ वगैरह जो भी देते हैं, तो वहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे लोगों का कितना ज़्यादा मतलब मजदूरी कराई जाती है बच्चों से। वो सारी घटनाएं देखेंगे यहाँ पे यूपी, बिहार, एमपी, धड़ल्ले से ऐसे बच्चों से आप देखेंगे, चाहे वो बस में हो, होटलों में हो, कहीं भी देखें। और एक बात तो है कि जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं उनके घर में भी बच्चे काम करने के लिए वो रख लेते हैं और उन्हें भी समझ में नहीं आता है। और इसके बाद यहाँ पे तो ऐसी सिचुएशन है कि जो भी आपको यदि पता हो, तो जो आदिवासी वर्ग के होते हैं, अभी मैं हाल फिलहाल की घटना बता रही हूँ, बिल्कुल अपनी आँखों देखी। छोटे छोटे बच्चे थे, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उम्र रही होगी, किसी की 8 साल, किसी की 10 साल, किसी की 11 साल, इतने से ज़्यादा वो बच्चे नहीं रहे होंगे। ठीक है, वो क्या करते हैं कि दिन भर काम करते हैं और ठीक है, थोड़ा सस्ते में कर लेते हैं, लोग उन्हें रख लेते हैं। मैंने उनकी पूरी दिनचर्या देखी और उसके बाद खाना ना भी मिले तो चलेगा, लेकिन उन्हें पैक ज़रूर मिलने चाहिए। जुआ खेलने की उनकी इतनी बुरी लत, उन्हें बीड़ी चाहिए, सिगरेट चाहिए, तंबाकू चाहिए, उन्हें शराब चाहिए। यानी कि वो कितने साल के मैंने बच्चे बताए, 4-5 बच्चों को मैंने देखा ऐसे। और उस एरिया के जितने भी बच्चे हैं, ऐसे ही है, मतलब कि उनका यही है कि वो चाहे उनके घर का छोटा भी बेटा हो, जो भी हो, कि वहाँ भी यही करते हैं। माँ-बाप भी उस पे कोई ध्यान नहीं देते, वो खुद ही पिलाते हैं। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, बच्चों को अवेयर बहुत ज़्यादा अभी हम देख रहे हैं ना कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, जो हमारी मीडिया है, हमें कभी रूट का नहीं दिखाती, कभी हमें यथार्थता से वो परिचित कराती ही नहीं है। कराए तो कल की आज सरकार गिर जाए, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता ना। वहाँ पे आप देखेंगे मीडिया में बहुत हाई-फाई दिखाता है। बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ मूवियाँ बनाई जाती हैं, बहुत बिल्कुल इतना हाई-फाई लेवल की बनाई जाती हैं कि जैसे कुछ है भी नहीं। यदि एक कोई गरीब लड़के को लाया भी जाता है तो कुछ टाइम बाद उसे इतना अमीर बना दिया जाता है। लेकिन यथार्थता या रियलिटी तो कुछ और ही है। यहाँ पे ये बहुत अलग है कि इसमें से यदि हम देखते हैं कि जाके गांव पे देखे जाके कि कैसे क्या सिचुएशन है वहाँ पे, क्या चल रहा कंडीशन, एक आप जाके जाके देखिए, आप भी गांव में रहते होंगे। देखिए कैसी मतलब हर एक के घर में जाएंगे, कुछ आपको बोलना भी नहीं उनका, बस आप देखिए बस। तो सच में मतलब इतना सब कुछ उल्टा चलता है कि लगता है कि सच में काम क्या कर रही है सरकार, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो फिर चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि शोषण के विरुद्ध आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करा सकते हो, लेकिन लोग भी धड़ल्ले से काम करा रहे हैं। सब कुछ है क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि हमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। हमें आपको पता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता, किसी और को नहीं पता कि क्या होता है। और वो बच्चे भी चाहते चलो ठीक है। अब देखिए कि उतने छोटे बच्चों का जिनका अभी खाना खाना और बस घूमने खेलने के दिन है, आज वो शराब, बीड़ी, जुआ, सिगरेट सब कर रहे हैं। दुनिया के जितने भी व्यसन है सब उनसे हो रहे हैं, जो भी 8, 9, 10 साल के बच्चे हैं, इनकी ये ऐसी सिचुएशन है। तो अब क्या यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि सुधार करने लायक कहाँ है, हम कहाँ कर रहे हैं और कहाँ हमें दिखाया जा रहा है। खैर वो अलग मुद्दा है, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम अपने इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और यहाँ पे क्या होता है कि अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है और इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों के शासक और राजाओं ने अपने अपने देश को और जनता, मतलब जो भी उनकी देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया और शासक के धर्म
ऐसे अलग किसी धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला गया या विवश कर दिया गया कि वे शासकों द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर ले। अंततः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म यहाँ पे हमारे जो लोकतंत्र में है कि अपनी इच्छा के अनुसार हम लोग धर्म मान सकते हैं और जो भी चाहे। और देख भी रहे हैं आप कि यहाँ पे विविधताओं वाला देश है, कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है हम पे यहाँ पे कि बिल्कुल जो वो हमारी गवर्नमेंट चाहेगी हम वही माने। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखें। क्या होता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। बिल्कुल है, आप सभी को पता है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है आपकी। और इसका अर्थ क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या किसी निर्णय ले सकता है कि वह किसी मतलब किसी धर्म का पालन नहीं करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का यह भी अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को आबाद करने से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करके क्या होता है, प्रचार करने का समान हक होगा। और लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अभी जो ये वर्ड आया कि लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। किस में प्रतिबंध लगा सकती है, तो ये बात आप याद रखिएगा। और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह और मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए हैं। और ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्म के मानने वालों और सरकार के बीच क्या होता है कि अक्सर ही तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होती हैं। और जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है तो इस समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि वह अनेक धर्मों मतलब उनके धर्मों पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। और क्या होता है कि यह एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। संविधान ने सभी को अपने अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। और इसमें लोगों को एक यानी कि जो भी लोग हैं उन्हें एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के मामले का अधिकार भी शामिल है। लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय या लालच के आधार पर कराए जाते हैं। संविधान भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता है। हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है और जिससे हम दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सके। ठीक है, तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा कि धर्म में हमारी गवर्नमेंट यदि हमारे द्वारा ऐसा हो रहा है कि धर्म को आधार मानकर हम खतरा पैदा कर रहे हैं तो वहाँ पे भी प्रतिबंध लगाएंगे। तो ओवरऑल आप ये समझिए कि जब भी आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे तो आपके जो वहाँ पे लीडर बैठे हुए हैं आपको जो भी आपके कदम बढ़ रहे हैं आगे पकड़ के खींचेंगे कि नहीं, अब आपके अधिकार इतने तक ही थे और इस सीमा के बाहर आप जा रहे हो तो यहाँ पे अब आपके अधिकार नहीं रह गए वो। और वहाँ पे आपके लिए कोई भी सजा जो भी होती है, जो भी अपराध है, उस अपराध के तहत जो सजा का प्रावधान होगा वो आप बिल्कुल उसके भागीदार होंगे। तो बस इतना हमें समझना है। अब आता है सभी धर्मों की स्वतंत्र समानता। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और यहाँ पे पूरा ये देखेंगे क्या कैसे है। सो आई होप कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। एंड नहीं आ रही तो बिल्कुल आप बिना किसी संकोच के बोल सकते हैं कि नहीं आ रही, फिर से समझाइए कुछ और, तो वो आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं। और यहाँ पे हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि ऐसा करें ताकि आपको समझ में आए। और आ रही है तो अच्छी बात है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।